हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज का यह सेशन हम लोगों का टीजीटी हिंदी का रहेगा, जिसमें हम लोग टीजीटी हिंदी 2016 का जो पेपर है, जो परीक्षा हुई थी, उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2016 टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नहीं, ये सॉल्व पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर पहले पूछा गया है और उसी हिसाब से आप लोग जो है तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत पावत ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। यहाँ आपको रस बताना है, कौन सा रस हो जाएगा तो बताएंगे वियोग श्रृंगार रस, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जसोदा, प्रश्न संख्या 2, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है। कौन सा रस है इसमें, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस या फिर भयानक रस। कौन सा होगा तो बताएंगे यहाँ पर जो है वात्सल्य रस होगा, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है तो क्या बताएंगे, विकल्प पहला सही हो जाएगा, अवधी बोली रहेगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखें, मगही किस प्रदेश की बोली है। तो मगही किस प्रदेश की बोली है, क्या मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो क्या बताएंगे तो हो जाएगा बिहार। ठीक है, फटाफट रिवीजन करेंगे हम लोग, फास्ट रिवीजन करेंगे, आंसर देखेंगे इसके फटाफट। ठीक है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। प्रश्न संख्या जो 5 है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है तो क्या बताएंगे, कहेंगे ब्राचड़ अपभ्रंश, आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, हिंदू मग पर पावन राख्यो का बहुत है जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं। तो ये काव्य पंक्तियाँ जो हैं किस बोली की हैं तो क्या बताएंगे, कहेंगे ये अवधी बोली की हैं, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। क्या सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या फिर हानि पहुँचाना। तो खाक में मिलाने का अर्थ हो जाएगा आपका नष्ट कर देना, विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्न में से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है। आपको बताना है कि कालिदास की दूसरी रचना कौन सी होगी। क्या रघुवंशम होगी, अभिज्ञान शाकुंतलम होगी, 10 रूपकम होगी या फिर प्रतिमा नाटकम होगा। तो क्या बताएंगे, कहेंगे दूसरी रचना जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9, मालती माधव किसकी रचना है। तो मालती माधव किसकी रचना है तो आप बताएं भवभूत की रचना है, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखें, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है। तो 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है, क्या कालिदास की है, दंडी, भवभूत या फिर भास। तो क्या हो जाएगा इसका, दंडी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। क्या बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामनिवास त्रिपाठी। तो क्या होगा, पुष्प की अभिलाषा जो है वो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, अर्थात विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखें, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, क्या सुभद्रा कुमारी चौहान को, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा या फिर उषा प्रियवंदा को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, अर्थात विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
विकल्प सी एकदम सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये कहते हैं पंत जी को, ठीक, सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्या शाकिर, श्यामधेनी, हल्दीघाटी या फिर प्रियप्रवास? तो कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे प्रियप्रवास हो जाएगा, विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक क्या प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा या फिर शिवरानी देवी? तो क्या बताएंगे? कलम का सिपाही जो कृति है वो अमृत राय की है, विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है यहाँ पर? अमृत राय, इस तरीके से अमृत राय। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? तो ज्ञानदीप ये किसकी रचना है? तो क्या बताओगे मेरे दोस्तों? ज्ञानदीप के रचयिता जो हैं वो शेख नबी हो जाएंगे, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो जो सूरदास के दृष्टकूट पद हैं वो किस में हैं? वो साहित्य लहरी में है, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है ये? साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी। ओके, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? तो कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? क्या रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता या फिर अनेकार्थ मंजरी? तो क्या बताएंगे? केशव दास की जो रचना नहीं है वो अनेकार्थ मंजरी नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल की समय सीमा मानी है वो 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत मानी है। क्या? 1700 से 1900, विकल्प भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? आपको बताना है कि रीतिकाल में किस रस में ग्रंथ लिखे गए हैं। तो क्या बताएंगे? कहेंगे श्रृंगार रस में, अर्थात विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना? प्रश्न संख्या 21, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? इसका विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, जीवधन ऐषणा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखें, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास है? आपको समास बताना। प्रेम आतुर में समास कौन सा हो जाएगा? तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समास की संख्या कितनी है? तो बताएंगे आप समास की संख्या 6 है। ठीक है, शाह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? शाह हस्तेन खादत में कौन सा कारक हो जाएगा? अर्थात वह हाथ से खाता है। से मतलब आ गया है, तो से का मतलब क्या है? से किसकी जो है परसर्ग है, किसका कारक का? तो बताएंगे करण कारक, अर्थात विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कारकों की संख्या कितनी है? क्या बताएंगे? तो बताएंगे 8 कारक हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 24 देखें, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे खष्टी विभक्ति हो जाएगी, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखें, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। उसके प्राण सूख गए, तो प्राण हमेशा क्या होता है? ये बहुवचन रूप में होता है, हमेशा ही प्राण बहुवचन रूप में होता है, अर्थात विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखें, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? तो आप बताएंगे सत धन जन होगा, आपका विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होंगी दोस्त? तो आप बताएंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और क्या हो जाएगा?
विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 आप लोग देखिए, और 27 में आपसे क्या पूछा गया है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 27, ऋण मुक्त में कौन सा समास होगा। तो यहाँ क्या बताएंगे, कहेंगे ऋण से मुक्त, क्या, ऋण से मुक्त, ठीक है ना, से मुक्त। और से किसके लिए आता है, या तो अपादान में आता है या फिर करण में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऋण से दूरी बन रही है, अलगाव के रूप में है, तो यहाँ पर कहेंगे अपादान कारक होगा। विकल्प आपका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखें, और 28 में क्या कहा गया है, 28 देखें, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि मोक्ष का निर्वाण हो जाएगा। विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वाण। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 देखें, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो जो चर्म है इसका समभिन्नार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, 29 का आपको बताना है। तो बताएंगे 29 का जो विकल्प होगा वो पहला हो जाएगा, चरम। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 में देखें, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। सुबह दोपहर शाम ये किसकी रचना है, तो बताएंगे ये जो रचना है वो कमलेश्वर की है। विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी हिंदी 2016 का प्रश्न पत्र, जिसको बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग इसको अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 31 देखें, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो आप बताएंगे शरहपा को माना है। इन्हीं को और नाम से जानते हैं, तो क्या बताएंगे, शरहपाद भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये सिद्ध हैं, क्या हैं, सिद्ध हैं। और सिद्धों की संख्या कितनी है, तो बताओगे आप 84 सिद्धों की संख्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखिए, इस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो ये कौन सा इतिहासकार रहा है जिसने 5000 कवियों का विवरण अपनी पुस्तक में दिया है, अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। तो क्या बताएंगे, मिश्र बंधुओं ने जो है 5000 लगभग कवियों का उल्लेख किया। और किस ग्रंथ में किया है, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है ये। क्लियर है। प्रश्न संख्या 33 देखें, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, तो क्या बताओगे, आप बताएंगे चैतन्य महाप्रभु। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34 देखें, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, अष्टछाप, अष्ट माने 8, तो अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे 1565 ईस्वी में। कब हुई थी, 1565 ईस्वी। किसने की थी, तो आप बता दोगे विट्ठल नाथ ने। किसने की है, विट्ठल नाथ ने। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 35 देखें, वर्ष 1975 के बाद की कविताओं को इनमें से क्या नाम दिया गया है। जो 1975 के बाद की कविताएं हैं उनको क्या कहा गया है, तो बताएंगे आ कविता कहा गया। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 36 देखें, राग दरबारी उपन्यास नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप बताएंगे श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखें, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे महीप सिंह को माना जाता है। विकल्प आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो जो कृतियाँ दी हैं इसमें कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे 38 का विकल्प सी सही हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, 39 देखें, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का काव्य कौन सा है, तो बताएंगे हम बिस्पाई जन्म के। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, 39 का बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या
केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है, अर्थात केशव दास को किस प्रकार के कवियों में रखा जाए। ये रीतकालीन कवि हैं, तो बताएंगे केशव दास जो हैं ये रीतिबद्ध के कवि हैं, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखें, शिवा बावनी के रचयिता कौन है। तो शिवा बावनी के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो क्या बताएंगे, कहेंगे भूषण हो जाएंगे, अर्थात विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। 42 देखें, 42 प्रश्न संख्या, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, तो इसे कहा गया है पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल अर्थात विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जागरण सुधार काल जो नाम है ये किसका है, द्विवेदी युग का है। किसका है, द्विवेदी युग का, ये आप लोग याद रखेंगे, द्विवेदी युग। ठीक है, और जागरण काल किसे कहा जाता है, तो बताओगे जागरण काल, जागरण काल कहा जाता है भक्ति काल को। किसे कहा जाता है, तो बताओगे भक्ति काल को। ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है। तो भारतेंदु युगीन लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप बताएंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं और उनका जन्म हुआ कब था, तो बताओगे 1856 ईस्वी में बैजे नामक ग्राम उन्नाव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 44 देखें, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो बताओगे 1943 में। और इसका प्रकाशन किया किसने, तो बताओगे आप अज्ञेय ने। किसने किया, अज्ञेय। कुल कितने तार सप्तक थे, तो 3 तार सप्तक थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 45, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। यशपाल का उपन्यास कौन सा नहीं है, तो क्या बताओगे, कहोगे कब तक पुकारूं यशपाल का उपन्यास नहीं है, बाकी सभी जो है यशपाल के उपन्यास। प्रश्न संख्या 46, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो बताओगे तीसरा जो है वो आपका प्रकाशित हुआ है, कब प्रकाशित हुआ है, तो 1956 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 देखें, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, ये बताएंगे छोटा नागपुर क्षेत्र है। विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखें, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ कौन सा शब्द है, अर्थात आपको बताना है कि जो शब्द होते हैं रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीलकंठ है वो कैसा शब्द है, तो बताओ कि नीलकंठ जो है वो आपका योगरूढ़ है, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 49 देखें, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है, तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती है, तो दूसरी और चौथी ध्वनि जो है वो महाप्राण होती है, अर्थात खा महाप्राण, ये दूसरा वर्ण है इसलिए महाप्राण है। ट ठा ये भी महाप्राण है। च छ जा ट, तो यहाँ पर जो है विकल्प आपके 2 हो जाएंगे, तीसरा और चौथा, ये दोनों ही जो है महाप्राण ध्वनियाँ नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 देखें, हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली है। गलत लिखा, संवैधानिक मान्यता कब मिली है, तो क्या बताओगे, तो क्या बता दोगे, इसको बताएंगे, तो यहाँ क्या बता देंगे, यहाँ जो है आपका हो जाएगा, यहाँ 55 नहीं कीजिए, इसको कीजिए 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, विकल्प आप यहाँ डी सही कर लीजिए, 14 सितंबर 1949 कर लीजिए। क्लियर है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो जहाँ पर विभक्ति ने आती है वहाँ कर्ता कारक हो जाता है, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा, कर्ता कारक। प्रश्न संख्या 52 देखें, भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है।
तो जो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है वो श्रीमद् भागवत पुराण को माना जाता है, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। 53 देखें, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो आप बताएंगे कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो आप बताएंगे ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, ब्रज भाषा में। तो ये विनय पत्रिका रचना है किसकी? तो बताओगे तुलसीदास की। किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो तुलसीदास की। ठीक है, इन्होंने 2 ही भाषाओं में रचनाएं की, अवधी भाषा और ब्रज भाषा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 देखें, इनमें से कौन संत कवि निर्गुण धारा का नहीं है? तो निर्गुण काव्य धारा का कवि कौन नहीं है? तो क्या बताएंगे? कहेंगे तुलसीदास जो है निर्गुण काव्य धारा के कवि नहीं है। विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। तुलसीदास ये कैसे हैं? ये हैं जो है सगुण काव्य धारा के। कैसे हैं? सगुण काव्य धारा के हैं। ठीक है, और उसमें भी किस काव्य के हैं? तो आप बताओगे राम काव्य। क्या बताओगे? राम काव्य। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलो आगे देखें, प्रश्न संख्या 55 में क्या देखें, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र? तो राघव चेतन किस में है? आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी कि राघव चेतन दिखाया जाता है पद्मावत में, तो विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत। प्रश्न संख्या 57 देखिए आप लोग, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो कुतुबन द्वारा रचित जो ग्रंथ हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे मृगावती। ठीक है, मृगावती हो जाएगी। ठीक, मधुमालती ये किसका है? मधुमालती ये मंझन की रचना है। किसकी है? मंझन की। हंस जवाहिर ये किसकी रचना है? ये कासिम शाह की। कासिम शाह। ठीक है, और जो चंदायन है ये किसकी रचना है? तो बताओगे मुल्ला दाऊद। किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न संख्या 57 देखें, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो ये किया है अग्रदास ने। विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखें, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो मदनाष्टक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे रहीमदास की रचना है। ये आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, हर्ष शब्द का विलोम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं हर्ष का होता है विषाद, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो समाचार भेजने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवाददाता। ठीक है, जो समाचार भेजता है उसे संवाददाता कहते हैं। क्लियर है? 60 आप लोग देख रहे हैं टीजीटी 2016 का प्रश्न पत्र, जिसका हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, फास्ट रिवीजन। प्रश्न संख्या 61 देखें, 61 में क्या कहा है, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत क्या होगी? एक तो दोष था दूसरा दोष लग जाए तो उसकी सही व्याख्या क्या होती है? तो कहेंगे एक तो करेला दूजा नींद चढ़े, अर्थात विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62, नैषधि चरित्र किसकी रचना है? तो 62 जो है नैषधि चरित्र किसकी रचना है? तो बताओगे श्रीहर्ष की रचना है। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, इनमें से कौन सी रचना कवि माघ की है? तो कवि माघ की रचना कौन सी हो जाएगी? तो आप बताओगे शिशुपाल वधम। विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरने में मुहावरे का अर्थ क्या होता? थोड़े में बहुत कुछ कह देना। प्रश्न संख्या 65 देखिए, 65 देखें, कविता का बहुवचन है। तो कविता का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? विकल्प भी आपका सही हो जाएगा, कविताएं। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो राम कृष्णों में कौन सा समास हो जाएगा? तो आप कहेंगे द्वंद्व समास होगा, अर्थात विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे, सज्जन पापाद
जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो 67 क्या होगा? सज्जन पाप से घृणा करता है, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखें, रामेण सह सीता वन गच्छति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि राम के साथ सीता वन जाती है, अर्थात विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, 68 का सी। 69 देखें आप लोग, 69 प्रश्न 69, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? तो नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे अनुराग बांसुरी, अर्थात विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो बताओगे तलवंडी में हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 देखें, 71, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट जो है उसे कहा जाता है सूरदास जी को कहा जाता है श्रृंगार सम्राट, श्रृंगार रस सम्राट या वात्सल्य सम्राट सूरदास। ठीक है। प्रश्न संख्या 72 देखिए आप लोग, 72, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो दक्षिण भारत से माना जाता है। इसके लिए एक युक्ति है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 आप लोग देखें, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? 73 में क्या होगा? मुझे चांद चाहिए, ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास विधा है। ठीक है, और किसका है? तो बताओगे सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का है। हम लोग कर रहे हैं लगातार रिवीजन, यानी कि फास्ट अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 74, सारा आकाश किसकी कृति है? तो क्या बताओगे? सारा आकाश जो कृति है वो राजेंद्र यादव की कृति है। विकल्प आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, संशय की एक रात, ये किसकी रचना है? तो क्या बताओगे? कहोगे संशय की एक रात जो रचना है वो नरेश मेहता की है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन रचना जो है मोहन राकेश की है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 77 देखें, 77, कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो आप बताएंगे सेनापति। विकल्प आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? 78, तो क्या बताएंगे? रुद्र संप्रदाय, ये किसका है? विष्णु स्वामी का है। ठीक है, विष्णु स्वामी जी का है। क्लियर है? ओके। प्रश्न संख्या 79, 79, 500 ईस्वी से 100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इस प्रश्न को हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि इसका आंसर कुछ सही नहीं है। प्रश्न संख्या 80 देखें, निर्धन के धन सी तुम आई, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार होगा? तो क्या बताओगे? सी सम सिरिफ, ये जो वाचक शब्द है सी, क्या सा सी से सम सरिफ किस में होता है? तो आप बताओगे उपमा अलंकार में है, अर्थात विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 आप लोग देखें, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो प्रकृति चित्रण के लिए कौन विख्यात है? तो आप बताएंगे रीतकालीन कवि सेनापति जो हैं ये प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 82, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक या संपादक का नाम क्या था? तो ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया था? तो आप बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। और ये ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो आप बताएंगे कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 देखें, इनमें कौन छायावादी कवि नहीं है? 83 में देखें कौन छायावादी कवि नहीं है? तो क्या बताओगे? शिवमंगल सिंह सुमन आपका विकल्प सही हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 83 का डी। ठीक है।
और ये अगर छायावादी कवि नहीं है तो ये हैं क्या? तो क्या बताओगे? ये जो है प्रगतिवादी कवि हैं। क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, बाकी सभी छायावादी हैं। कुरु कुरु स्वाहा, प्रश्न संख्या 84, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? तो मनोहर श्याम जोशी, अर्थात विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो क्या बताओगे? ये रचना जो है विष्णु प्रभाकर की है, आवारा मसीहा। ठीक है। प्रश्न संख्या 86 आप लोग देखें, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो क्या बताओगे? कुल 15 सर्ग हैं। विकल्प पहला, चौथा सही हो जाएगा। कामायनी रचना किसकी? तो क्या बताएंगे? कामायनी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। प्रश्न संख्या 87, रत्नाकृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? रत्नाकर कृत जो उद्धव शतक है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बताएंगे ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ब्रज भाषा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 88 देखें, इनमें से किस नाटक में नारी की पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो किस नाटक में उठाई गई है? तो आप बताएंगे ध्रुव स्वामिनी में, अर्थात विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 देखें, 89, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा पश्च स्वर है? तो क्या बताओगे? इनमें जो है आ जो है ये पश्च स्वर है। ठीक है, और जो ये अ है ये मध्य स्वर है, मध्य स्वर है। ठीक है। 91 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे खिड़की हो जाएगा, विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो कौन सी तालव्य ध्वनि होगी? इचु यशा नामा तालव्य, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा, चा। ठीक है, पा ओष्ठ है, ला पार्श्विक व्यंजन है और हा कंठ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 93 देखें, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो इनमें से लिपि कौन सी नहीं है? तो क्या बताओगे? अंग्रेजी जो है ये आपकी लिपि नहीं है। ठीक है, तो अंग्रेजी लिपि नहीं है। प्रश्न संख्या 94 देखें, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो बताओगे तालव्य हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 देखें, इनमें से कौन सा शब्द समास है? तो यानी कि बताना है कि किस शब्द में समास होगा, तो बताओगे खटमल। ठीक है, खटमल। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 96, चंद्रमुख में कौन सा समास होगा? तो चंद्रमुख में कौन सा समास हो जाएगा? तो आप बताएंगे चंद्र सामुख, अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। 97 देखें, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो क्या होगा इसका? आदर सहित नमस्कार करता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं आदर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, विकल्प आपका क्या हो जाएगा शुद्ध रूप? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, गलत हो गया। सादर मैं प्रणाम करता हूँ, नहीं। मैं आदर पूर्ण, नहीं। आदर पूर्वक या फिर मैं आदर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 देखें, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो जो 8वां सर्ग है ये किस विधा की है? तो बताएंगे ये 8वां सर्ग जो है ये नाटक है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो 99 में कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा? चिंतामणि काव्य प्रकाश, क्या बिल्कुल यही सही है। चिंतामणि जो है ये काव्य प्रकाश रचना जो है वो चिंतामणि की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 100,
मैला आंचल के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं मैला आंचल आंचलिक उपन्यास के लेखक जो हैं वो आपके हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु। विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 देखें। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। मानो आ रहा है, जन जानो, जन जानो, मनु मानो, मनु मानो, जनहु मनहु, ये जब आते हैं वाचक शब्द तो क्या होता है? तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ क्या होगा? चरण कमल, यानी कि चरणों को कमल के समान बताया गया है। ठीक है, समान न कहें तो क्या कहें? चरण को ही कमल का रूप बताया गया है। ठीक है, तो रूप बताया गया तो रूपक हो जाएगा। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो क्या बताओगे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, चौपाई छंद। प्रश्न संख्या 104। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक होगा? तो घर से निकला यानी कि दूर जा रहा है, और दूर जाने के संदर्भ में कौन सा कारक होता है? तो आप सभी जानते हैं अपादान कारक। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105। गठरी शब्द है, तो गठरी शब्द क्या है? क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, विधिलिंग या फिर नपुंसक लिंग हो जाएगा? तो क्या बताओगे कि गठरी जो है वो क्या है? प्रश्न संख्या 105 का विकल्प ए होगा, स्त्रीलिंग होगा। गठरी रखी है। ठीक। प्रश्न संख्या 106। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो अत्याचार में कौन सी संधि हो जाएगी? तो आप बताएंगे यण संधि होगी। विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। अति धन आचार, अति धन आचार, अत्याचार हो जाएगा, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 107 देखें। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो उत्तर दक्षिण या फिर इसको कहें उत्तर और दक्षिण, जब आपका ये डैश मिल जाए या फिर और, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास होगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108। रामा रावणा ममारा, रामा रावण ममारा में कौन सा लकार है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 108 में कहोगे लिट लकार होगा, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109। मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो आप बताएंगे ये प्रथमा विभक्ति है, अर्थात पहला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102। इदा रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या है? इदा रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, तो क्या होगा? यह रमेश की पुस्तक है, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु आमोलक दी मेरे सदगुर, कृपा कर अपनायो। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पायो जी राम रतन धन पायो, अर्थात विकल्प सी सही होगा, भक्ति रस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 देखें। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो हुआ है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, अर्थात विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो क्या बताओगे? आगरा जो है वो किस बोली का क्षेत्र है? तो आप बताएंगे ब्रज भाषा का क्षेत्र है, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सी ध्वनि हो जाएगी? तो आप सभी लोग जानते हैं क धन या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प बी में क्या है? ये द्वित व्यंजन है, द्वित है। क्या है? ये द्वित ध्वनि है। ठीक है। प्रश्न संख्या 115। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो अघोष बताना है। ठीक है, अघोष कौन सा होगा? तो क्या बताएंगे? प और फ, प फ, यानी कि पहला दूसरा अघोष होता है।
पहला दूसरा आघोष, दूसरा ये अघोष होता है, और 3, 4 और 5वां वर्ण ये क्या होता है, ये घोष वर्ण होते हैं या फिर सघोष होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका गच्छन्ति अस्ति, बालिका जा रही है। बालिका जा रही थी, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्या बताओगे? यहाँ पर मलकत नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है? शरीयत, तरीक़त, मारिफत और क्या होता है? और हकीकत होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 118, कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? तो बताओगे कुआनो नदी जो रचना है वो किसकी हो जाएगी? तो आप बताएंगे वो जो रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर क्या है? इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो बताएंगे कि ये जो है ये दोहा है, और किसका है? तो रहीमदास का है, विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि त्यु सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ छंद बताना है, तो बताएंगे यहाँ पर जो है ये उल्लाला हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 देखें, कहा कैकई ने सा क्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रोध में कहा है, अर्थात ये रौद्र रस हो जाएगा, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 122, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो क्या बताओगे? कहेंगे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है महानाथ हैं, विकल्प आपका भी सही होगा, या फिर आदिनाथ होंगे। कौन? आदिनाथ, जिन्हें शिव भी कहा गया है। क्या कहा गया है? शिव भी कहा गया है। ठीक है। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे, कहेंगे महापुराण के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे पुष्पदंत है। ठीक है। प्रश्न संख्या 124, रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी किसकी है? तो आप बताएं नंददास के, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 और आज का अंतिम प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार कौन है? ये हम लोग पीछे कर चुके हैं। मृगावती के रचनाकार जो हैं वो मंजन हो जाएंगे, अर्थात विकल्प पहला सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने टीजीटी हिंदी 2016 का जो है हल देखा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर लगा होगा। हमारे साथ अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।